हेलो अगेन, दिस साइड प्रशांत। लास्ट वीडियो में हमने इन कुछ क्वेश्चंस पे छोड़ दिया था एंड अब इस वीडियो में हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज हेमोडायलिसिस डिलीवरी सिस्टम। हेमोडायलिसिस डिलीवरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो भी हेमोडायलिसिस मशीन है वो कैसे अपना काम करती है, कैसे डायलिसेट को मिक्स करती है, कैसे डायलिसेट को डिलीवर करती है डायलाइजर में। ठीक है। तो सी डायलिसिस मशीन मिक्सेस डायलिसेट टू करेक्ट प्रोपोर्शन एंड टेम्परेचर्स। तो डायलिसिस मशीन क्या करती है, डायलिसेट को करेक्ट प्रोपोर्शन करेक्ट कंसंट्रेशन में मिक्स करती है ताकि हमें जो अ, हमें जो कंडक्टिविटी चाहिए, जितनी कंडक्टिविटी नॉर्मल हमें चाहिए वो कंडक्टिविटी हमें मिल सके। और कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इनटू द डायलिसेट। डायलिसेट के अंदर जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट का, उसकी उसकी जो कंसंट्रेशन है वो जितनी ज्यादा होगी उसके ऊपर डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल चार्ज उतने ही ज्यादा होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, अपने ऊपर इलेक्ट्रिसिटी होल्ड करते हैं। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होल्ड होगी उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। ठीक है। कंडक्टिविटी ज्यादा होगी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है। ठीक है। तो वही कह रहा है कि मिक्सेस डायलासेट टू करेक्ट प्रोपोर्शंस, मतलब करेक्ट प्रोपोर्शन में करेक्ट कंसंट्रेशन में डायलासेट को मिक्स करती है डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन के अंदर ऑलरेडी एक फॉर्मूला होता है, एक रेशियो होता है जो कि पुट किया जाता है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग ही वो डायलासेट बनाता है। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर जो डायलासेट वो मिक्स कर रही है उस मिक्स्ड डायलासेट का टेम्परेचर जो है वो भी नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। राइट। क्योंकि अगर हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा या कम हुआ तो हो सकता है कि पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो। लाइक अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो मेनी टाइम्स जो आरबीसीज होती हैं वो रैप्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है। हेमोहरेज होने लगता है। और कई बार डायलासेट ठंडा होता है तो पेशेंट को उससे शिवरिंग और चिल्स होने लगते हैं, ठंड लगने लगती है पेशेंट को। ठीक है। तो इसीलिए ये दो चीज बहुत जरूरी है कि डायलिसिस मशीन बहुत करेक्टली ये दो चीज बनाए। पहला कि डायलासेट की कंसंट्रेशन कितनी है, डायलासेट की कंडक्टिविटी कितनी है। दूसरा कि डायलासेट का टेम्परेचर कितना है। सो डायलासेट का टेम्परेचर हम 36.5 टू 37 डिग्री सेल्सियस पे ही रखते हैं। ठीक है। दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर, हमारे बॉडी का भी यही टेम्परेचर होता है। नाउ द सेकंड पॉइंट, डिलीवर्स डायलासेट टू द डायलाइजर। नाउ डायलासेट क्या कर होता है, जब मशीन में तैयार हो जाता है तो फिर वो कहाँ जाता है, डायलाइजर के पास। पंप्स ब्लड एंड मॉनिटर द ट्रीटमेंट। मशीन क्या करती है, ब्लड को पंप करके डायलाइजर में डालती है। डायलाइजर में दोनों ब्लड एंड डायलासेट दोनों इंटरफेस होते हैं और वहां पे वो पूरी की पूरी मशीन जो है वो मॉनिटर करती रहती है ट्रीटमेंट को। ब्लड को पंप करना, डायलासेट को पंप करना, डायलासेट को बनाना, ये सारा काम एक हेमोडायलिसिस मशीन का है। राइट। नाउ पैरामीटर्स मॉनिटर्ड, क्या क्या पैरामीटर मॉनिटर करती है एक हेमोडायलिसिस मशीन। ब्लड एंड डायलासेट फ्लो, ब्लड का फ्लो कितना है वो मॉनिटर करती है, डायलासेट का फ्लो कितना है वो भी मॉनिटर करती है। क्यों? क्योंकि ब्लड का फ्लो हमेशा पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करता है, मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज बताई थी। एंड डायलासेट का जो फ्लो है, जो प्रेशर है वो नेगेटिव प्रेशर होता है। ना पॉजिटिव प्रेशर एंड नेगेटिव प्रेशर जब ये आपस में इंटरफेस होते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रेशर ग्रेडियंट भी होता है। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कुछ गैपिंग भी आती है प्रेशर की। उस गैपिंग को हम बोलते हैं टीएमपी, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर। राइट। जो कि क्लियरेंस में हेल्प करता है। तो ब्लड पंप और डायलिसेट पंप एक दूसरे से इंटरफेस करने के बाद जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा एक हेमोडायलिसिस में पेशेंट का टॉक्सिक रिमूव करने के लिए। राइट। नाउ डायलासेट कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर ये भी मॉनिटर होता है।
मशीन इसको मॉनिटर करती रहती है। अगर बाई चांस कई बार ऐसा भी होता है कि कंडक्टिविटी गड़बड़ हो जाती है या डायलासेट का टेम्परेचर गड़बड़ हो जाता है, वो डायलासेट जिसका कंडक्टिविटी और टेम्परेचर हमने जो सेट किया है, हमें जो नॉर्मल रेंज में चाहिए, अगर वो नहीं मिल पाता है तो मशीन ऑटोमेटिकली उसको ड्रेन कर देती है, उसको डायलेजर में नहीं आने देती है। ठीक है, ये चीज क्लियर करके चलना दिमाग में कि मशीन में वही डायलासेट आएगा जिसकी कंडक्टिविटी और टेम्परेचर हमने जो नॉर्मल रखा है वो होगा, तभी वो आएगा। अगर वो नहीं है, कंडक्टिविटी में प्रॉब्लम है या टेम्परेचर किसी एक में भी प्रॉब्लम है, तो वो डायलासेट पूरा का पूरा ड्रेन हो जाएगा, फिक जाएगा, मशीन उसको अपने आप ड्रेन कर देगी, राइट, डायलेजर में नहीं आने देगी। देन थर्ड इज ब्लड सर्किट प्रेशर। तो ब्लड सर्किट जो होती है, पूरी की पूरी जो ब्लड ट्यूबिंग होती है, उसमें जो प्रेशर लग रहा है उसको भी मॉनिटर करती रहती है, दैट इज नोन एज आर्टेरियल प्रेशर। हम उसको आर्टेरियल प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो आर्टेरियल प्रेशर को भी मॉनिटर करती रहती है पूरी की पूरी डायलिसिस मशीन। ठीक है। नाउ द प्रोपोर्शनिंग सिस्टम, कैसे मशीन जो है वो कैसे प्रोपोर्शनिंग, जो उसका सिस्टम है कैसे वो प्रपोज करता है, कैसे वो डायलिसाइड को मिक्स करता है, कैसे वो बनाता है। तो मिक्सेस वाटर, एसिड एंड बाइकार्बोनेट्स। जो मशीन होती है डायलिसिस मशीन, वो आरओ वाटर, एसिड, एसिड हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि एसिड में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, ग्लूकोज होता है और एसिटिक एसिड होता है। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि नॉर्मल NaCl, नमक। ठीक है। ये तीनों चीजें जब आपस में मिक्स होती हैं सर्टेन रेशियो पे, कुछ रेशियो होता है, उस रेशियो पे जब ये प्रपोज होती हैं, एक दूसरे के सामने एक दूसरे के साथ मिक्स होती हैं, तब पूरा का पूरा डायलासेट बनता है ना। ये दो टाइप का होता है, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक और एक होता है सर्वो कंट्रोल्ड। ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एंड सर्वो कंट्रोल्ड क्या होता है, लेट अस सी। वॉल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शनिंग सिस्टम, ठीक है, कंसंट्रेट एंड वाटर आर मिक्स्ड यूजिंग फिक्स प्रोपोर्शनिंग पंप। जो भी कंसंट्रेट है, जो भी कंसंट्रेशन हमें बनाना है, ठीक है, वो फिक्स्ड है, पहले से ही वो फिक्स्ड है कि इसमें से इतना ही उठाना है। ठीक है। लाइक ए पार्ट हमें कितनी क्वांटिटी में उठाना है, बी पार्ट कितनी क्वांटिटी में उठाना है, ये मशीन के अंदर ऑलरेडी फिक्स रहता है। ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक रहता है कि इतना ही उठा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, राइट। सेट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेट एंड वाटर आर सेंट टू अ मिक्सिंग चैम्बर। और जब वो कंसंट्रेट आ जाता है, वाटर आ जाता है, ए पार्ट आ जाता है, बी पार्ट आ जाता है, तो फिर उसको मिक्सिंग चैम्बर में भेज देते हैं ताकि वहां पे वो मिक्स हो सके आपस में, राइट। Now, servo proportioning. Conductivity control sensors check the total ion concentration of the dialysate. सर्वो प्रोपोर्शनिंग में क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी कंट्रोल सेंसर होता है, मशीन के अंदर एक सेंसर लगा होता है जो कि कंडक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ये सेंसर देखता रहता है कि जो डायलासेट बन रहा है, जो डायलासेट मिक्स हो गया, बन गया, उस डायलासेट के अंदर जो कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन है, यानी कि जो टोटल कंडक्टिविटी है वो कितनी है, ये सर्वो प्रोपोर्शनिंग का काम होता है। वो ये चीजें बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता रहता है। अगर कंसंट्रेशन कम रहता है या बढ़ जाता है, तो जैसा मैंने बताया था कि वो पूरा का पूरा डायलिसेट ड्रेन हो जाता है, वो डायलेजर में नहीं जाता, राइट। नाउ, electronic circuits continually adjust the water and concentrate to achieve the correct level। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होती हैं वो लगातार अपने आप को एडजस्ट करती रहती हैं वाटर के साथ मिक्स हो के, ताकि वो जो कंसंट्रेशन हमें चाहिए उसको करेक्टली अचीव कर पाए और हमें दे पाए, राइट। एक मशीन का क्या काम होता है, एक मशीन का यही काम होता है ना कि हमने जो उसे ऑर्डर दिया है वो उसको लगातार कंटिन्यूअसली वो उसको प्रोवाइड करता रहे। तो डायलिसिस मशीन में हमने क्या कर दिया, डायलिसिस मशीन में हमने एक डायलिसाइट की कंसंट्रेशन रख दी कि मुझे इतनी कंडक्टिविटी चाहिए। अब उस कंडक्टिविटी को वो मशीन कैसे मैनेज कर रही है, ये उसका काम है। उसके अंदर वो क्वांटिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो लगातार उस चीज को मिक्स करती रहती है ए पार्ट बी पार्ट के साथ और हमें देती रहती है। बाई चांस अगर ऐसा होता है कि जो कंडक्टिविटी है वो ऊपर नीचे होती है, तो फिर वो डायलासाइट फिक जाता है, वो फिर ड्रेन हो जाता है, राइट।
नाउ द मॉनिटरिंग सिस्टम में द डायलिसिस मशीन मॉनिटर्स डायलिसेट एंड ब्लड सर्किट। जो डायलिसिस मशीन है वो पूरी की पूरी डायलिसिस मशीन मॉनिटर करती रहती है डायलिसेट और ब्लड सर्किट्स को। ब्लड सर्किट्स एंड डायलिसेट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मैंने बताया था क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू द डायलिसेट। एंड टेम्परेचर, यानी कि डायलिसेट का टेम्परेचर कितना है। फ्लो रेट, मतलब क्या फ्लो रेट है, वाटर कितने फ्लो से आ रहा है, आरओ वाटर के क्या क्या फ्लो रेट है, ब्लड का फ्लो रेट क्या है, ठीक है। ब्लड लीक, अगर बाय चांस ऐसा भी होता है कई बार जो डायलेजर हम यूज कर रहे हैं वो डायलेजर कमजोर होता है, उसके मेम्ब्रेन्स कमजोर हो जाते हैं, वो डायलेजर बहुत इजीली उसके मेम्ब्रेन्स फट जाते हैं, रैप्चर हो जाते हैं, या फिर हो सकता है प्रेशर ज्यादा लग जाता है तो फट जाते हैं। तो समटाइम्स ब्लड लीक होने लगता है, डायलिसेट में ब्लड मिक्स होने लगता है, तो वहां पे ब्लड लीक सेंसर लगा होता है, वो ब्लड लीक सेंसर तुरंत ब्लड लीक को सेंस करता है और उसके बाद से वो अलार्म करता है कि ब्लड लीक हो रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, डायलेजर रैप्चर हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे तुरंत डायलिसिस स्टॉप करके सारी चीजें उसके ब्लड को रिटर्न करके और नया डायलेजर यूज करते हैं, ठीक है। नाउ पीएच, पीएच यानी कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन आप बोल लो, ठीक है। ये ब्लड का पीएच होता है। तो ब्लड का पीएच, डायलिसेट का पीएच, वाटर का पीएच, ये मशीन जो है ये मॉनिटर करती रहती है कि जो आरओ वाटर आ रहा है उसका पीएच कितना है। क्योंकि आरओ वाटर जो आ रहा है उसका पीएच अगर हमारे ब्लड के पीएच से कम है या बहुत ज्यादा है तो वो नुकसान करता है। तो हमेशा जो आरओ का पीएच होता है वो हमेशा 5 to 8 के बीच में होता है, ठीक है। 5 to 8 ये रेंज है, 5 to 8 के बीच में। 5 एसिडिक हो जाता है, 8 बेसिक हो जाता है, ठीक है। और इस रेंज के बीच में ही वो हमेशा रहता है, क्योंकि हमारा नॉर्मल जो ब्लड पीएच है वो 7.35 टू 7.45 है। अगर पेशेंट के बॉडी में 7.35 से 7.45 पीएच है अवेलेबल ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये है कि वो पीएच एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इससे कम है तो फिर पीएच की जरूरत पड़ेगी, तो फिर हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा है तो फिर वो ब्लड में से फिर हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो जहां भी ज्यादा होगा वहां से वो रिमूव होगा। तो इसीलिए जो डायलिसेट है, जो वाटर है, आरओ वाटर है, उस आरओ वाटर का पीएच मॉनिटर करते रहना बहुत जरूरी है। नाउ द मॉनिटरिंग सिस्टम कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड मोर इजिली व्हेन देयर आर मोर टोटल इलेक्ट्रोलाइट्स इन अ सॉल्यूशन। जैसा मैंने बताया था पहले भी कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जितने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होल्ड होगी उस सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होल्ड होगी। इट इज जस्ट लाइक दैट कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जितने मजदूर होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। लाइक एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री है, वो शूज बनाने वाली फैक्ट्री में लगभग 1200 लोग हैं, 1200 वर्कर हैं। वो 1200 वर्कर डेली काम करते हैं और डेली काम करके वो 5000 जूते बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये 5000 जूते जो हैं, ये 5000 जूते क्या है, कंडक्टिविटी है। और वो जो वर्कर्स हैं वो क्या है, वो वर्कर्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो अगर मुझे ये मतलब मुझे ये कंडक्टिविटी अगर बढ़ानी है, मतलब मुझे अगर ये शूज की कंसंट्रेशन बढ़ानी है, मुझे 10,000 करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उन 1200 एम्प्लॉयज को, 1200 काम करने वाले लोगों को डबल करना होगा, ठीक है, 2400 करना होगा। तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, कंडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी, राइट। तो वैसे ही सेम है, ये सिमिलर है, ठीक है, कि एक सॉल्यूशन में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। नाउ कंडक्टिविटी मीटर्स टेस्ट फॉर द राइट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी मीटर टेस्ट इसीलिए होता है ताकि हमें राइट अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट मिल सके, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट लेवल बॉडी में, ब्लड में, पेशेंट के ब्लड में ऑलरेडी अनबैलेंस है, और उसे बैलेंस करना है तो हमें कंडक्टिविटी का आइडिया होना चाहिए। बेसिकली अगर मैं डायलिसिस, हेमोडायलिसिस में बात करूं, तो जो टोटल कंडक्टिविटी होती है डायलिसेट की
वो 13.5 टू 14.5 के बीच में होती है, एंड 14 अगर है, 14.0 14.1 है कंडक्टिविटी, तो बहुत ही सही है। नाउ द मशीन विल अलार्म इफ कंडक्टिविटी इज टू हाई और लो। मशीन के अंदर ऑलरेडी पैरामीटर सेट होते हैं, जैसे ही कंडक्टिविटी कम या ज्यादा होती है तो वो मशीन अपने आप अलार्म करने लगती है, फिर कोई भी टेक्नीशियन उसको देखता है एंड उसको करेक्ट करता है, राइट। Now, the monitoring system conductivity measurement. Conductivity measurement. So, an electrical current is sent from one probe to another. यहाँ पे दो पोल होते हैं एक तरह से, ठीक है। एक पोल से दूसरी पोल पे एक इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है, और उसके बीच से डायलासेट जा रहा होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होती है, ये कैलकुलेट हो जाता है कि कितनी ज्यादा चार्ज होल्ड हुआ। जितना ज्यादा चार्ज होल्ड होगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी है। तो हमें चार्ज कितना होल्ड करवाना होता है, 14, यानी कि 13.5 टू 14.5 के बीच में। 14 अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो 14 या 14 पे हम चार्ज होल्ड करवाते हैं। तो अगर इसके बीच में आता है, इसके बीच में कंडक्टिविटी होल्ड होती है, इसके बीच में चीजें आती हैं, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से कंडक्टिविटी मेजरमेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज्यादा ट्रेवल कर रही है, कितनी ज्यादा वहां पे रुक रही है, वो उससे मैटर करता है। क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को होल्ड करेंगे वो। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होल्ड होगी उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहते हैं कंडक्टिविटी को। Now, the more dissolved electrolyte, the more electricity will pass. The higher the conductivity. मैंने जैसा बोला कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स को हम डिसॉल्व करेंगे उस डायलासेट में, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी भी होगा। मतलब एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, राइट। ना द मॉनिटरिंग सिस्टम टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है। जो भी मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें टेम्परेचर कंट्रोल कैसे किया जाता है। मेंटेन्स डायलासेट इन द फिजियोलॉजिक रेंज, टेम्परेचर always less than 42 डिग्री सेल्सियस, एंड 42 डिग्री सेल्सियस इसलिए 42 डिग्री सेल्सियस से कम इसलिए रखते हैं क्योंकि 42 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने पे जो भी हमारी आरबीसीज हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम इतना ज्यादा नहीं रखते हैं टेम्परेचर। और मिनिमम हम जो टेम्परेचर रखते हैं दैट इज 31 डिग्री सेल्सियस इन अ मशीन। बट जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 36.5 टू 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मॉनिटरिंग सिस्टम डायलासेट फ्लो रेट कंट्रोल्ड बाय फ्लो पंप। डायलासेट फ्लो रेट किससे कंट्रोल होता है, फ्लो पंप होता है उससे कंट्रोल किया जाता है। कैन यूजुअली बी एडजस्ट बिटवीन 0 टू 1000 ml पर मिनट। और इसको बहुत इजीली हम एडजस्ट भी कर सकते हैं 0 से 1000 ml पर मिनट की रेंज में। हायर फ्लो रेट इंप्रूव डायलेजर एफिशिएंसी। जितनी ज्यादा फ्लो रेट होगी डायलेजर की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, डायलेजर की क्षमता उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, डायलेजर उतनी ही तेजी से डायलेजर उतनी ही फास्ट डिफ्यूजन करता है, उतनी ही अच्छी क्लियरेंस करता है। नाउ द फ्लो रेट इज यूजुअली डिस्प्ले ऑन द मशीन। कह रहा है फ्लो रेट जो है वो यूजुअली डिस्प्ले हो जाता है मशीन पे, तो दैट इज वेरी गुड। नाउ द मॉनिटरिंग सिस्टम ब्लड लीक डिटेक्टर। ब्लड लीक डिटेक्टर क्या होता है, ब्लड अभी हमने पढ़ा था ब्लड लीक होता है तो वो कैसे डिटेक्ट होता है। सो मॉनिटर मॉनिटरिंग मशीन के अंदर क्या होता है, एक एक फोटोन सेंसर होते हैं। फोटोन सेंसर क्या करते हैं,
वो एक पैनल से दूसरे पैनल तक एक लाइट भेजते हैं, एक रेज भेजते हैं, फोटोन की एक रेज भेजते हैं, ठीक है। वो फोटोन रेज के बीच से डायलासेट आता और जाता है। तो आते और जाते टाइम अगर उसमें ब्लड दिखा तो वो फोटोन सेंसर तुरंत उसको सेंस कर लेते हैं, आरबीसीज को, रेड ब्लड सेल्स को सेंस कर लेते हैं, और वो तुरंत अलार्म बजाना शुरू कर देते हैं कि ब्लड कहीं ना कहीं लीक जरूर हो रहा है। तो इफ अ फाइबर ब्रेक द पेशेंट कैन कॉज ब्लड लॉस ब्लड एंड और हैव अनस्टेराइल डायलासेट इन कांटेक्ट विद देयर ब्लड। मतलब ऐसा भी डायलासेट होगा जो अनस्टेराइल है, यानी कि उसमें किसी पेशेंट का खून गिर गया है, अगर ऐसा डायलासेट भी अगर है तो वहां भी ब्लड लीक डिटेक्टर आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो ऐसे डायलासेट हमें यूज नहीं करने, और अगर बाई चांस फाइबर ब्रेक हो गया है, रैप्चर हो गया है, तो हमें तुरंत डायलेजर को चेंज करना है। Now pH measurement. pH measure how acidic and alkali a solution is. तो 7 जो होता है ये pH स्केल में न्यूट्रल माना गया है। 7 से ज्यादा जो होते हैं उनको हमेशा बेस बोला जाता है, 7 से कम जो होता है उसको एसिडिक बोला जाता है। नॉर्मल ब्लड का pH 7.35 टू 7.45 होता है, ठीक है। डायलासेट नॉर्मल रेंज 7 टू 7.4। डायलासेट जो मिक्स होके बनता है उस डायलासेट का जो नॉर्मल पीएच होता है वो 7 टू 7.4 होता है, और आरओ का जैसे मैंने बताया था 5 टू 8 के बीच में होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंट्रोल, राइट। तो वाटर रिमूवल डिपेंड्स ऑन टीएमपी। डेफिनेटली वाटर का रिमूवल टीएमपी पे डिपेंड करता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर पे। लाइक डायलासेट प्रोपोर्शनिंग सिस्टम और यूएफ कंट्रोल सिस्टम आर ऑफ टू काइंड्स। ये दो तरीके से होते हैं, एक फ्लोमेट्रिक यूएफ कंट्रोल होता है और एक वॉल्यूमेट्रिक यूएफ कंट्रोल होता है, राइट। तो फ्लोमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक यूएफ कंट्रोल क्या होते हैं देखते हैं। फ्लोमेट्रिक यूएफ कंट्रोल, तो इनलाइन फ्लो मेजर डिवाइस प्लेस बिफोर एंड आफ्टर द डायलेजर। जो इनलाइन फ्लो मेजर डिवाइस होता है वो फ्लो से पहले और जैसे डायलेजर में जो फ्लो आ रहा है उस डायलेजर में फ्लो आने से पहले और फ्लो आने के बाद दोनों जगह ये पैरामीटर्स को रीड करता है। सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटर एंड लीव। सेम जितनी अमाउंट में फ्लूइड गया था उतनी ही अमाउंट में अगर फ्लूइड आ भी रहा है तो इसको बोलते हैं फ्लोमेट्रिक यूएफ कंट्रोल, ठीक है। अगर मुझे लाइक पेशेंट से पानी निकालना ही नहीं है तो डेफिनेटली जितना अमाउंट ऑफ डायलिसिस जाएगा उतना ही वापस भी आएगा। लेकिन अगर मुझे यूएफ निकालना है, लाइक 4 घंटे में मुझे 4 लीटर पानी निकालना है, ठीक है, तो मतलब 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकलना चाहिए। तो मतलब अगर 1 मिनट की बात करूं तो 1 मिनट में कितना निकलना चाहिए, 60 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो एक एक मिनट में वो कितना निकल रहा है, तो जितना डायलासेट गया उसमें उस डायलासेट की क्वांटिटी प्लस जो पर मिनट जो यूएफ बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकल रहा है पेशेंट के अंदर से, वो ऐड होके जब बाहर आएगा तो वो दोनों चीजें कैलकुलेट होंगी। तो उससे ये मेजर हो जाएगा कि हाँ यूएफ निकल रहा है, यूएफ जो है वो वर्किंग में है, पानी निकल रहा है पेशेंट के ब्लड से, राइट। इसको बोलते हैं फ्लोमेट्रिक कंट्रोल। अ सेपरेट पंप रिमूव अ प्रीसियस अमाउंट ऑफ वाटर। तो वहां पे एक सेपरेट पंप होता है, एक अलग से पंप होता है जो कि वाटर को रिमूव करता रहता है। Now, volumetric UF control, a balancing chamber system, uh, assure that equal amount of fluid enter and exit the dialyzer। इसमें भी सेम है लगभग, बट यहाँ पे कोई अलग से फ्लो पंप नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक होता है, जितना वॉल्यूम ऑफ डायलासेट गया उतना वॉल्यूम ऑफ डायलासेट बाहर आएगा। और यहाँ पे दो चेम्बर होते हैं जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग चेम्बर। वो बैलेंसिंग चेम्बर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने अमाउंट ऑफ डायलासेट गया उतने अमाउंट ऑफ डायलासेट अगर वापस आ रहा है तो वो डेफिनेटली बैलेंस्ड होंगे और उसको कैलकुलेट करेगा वो बैलेंसिंग चेम्बर। तो टू इक्वल चेम्बर आर ईच डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक मेम्ब्रेन, सॉरी इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो ये एक चेम्बर होता है जो कि डिवाइड होता है इलास्टिक मेम्ब्रेन से। तो
आप देख सकते हो जितना अमाउंट ऑफ डायलासेट जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है, राइट। नाउ इसमें वेरिएलिटी कब आती है? सी, यहाँ पे ये वेरिएलिटी आएगी, यहाँ पे डायलासेट जाने वाला ज्यादा है, आने वाला कम है, या फिर जाने जाने वाला कम है, आने वाला ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे वेरिएलिटी है, जैसे यहाँ पे इतने अमाउंट ऑफ डायलासेट गया तो यहाँ पे इतने अमाउंट ऑफ डायलासेट, उतना ही अमाउंट ऑफ डायलासेट वापस आया भी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक यूएफ कंट्रोल। नाउ बोथ चेम्बर्स ऑपरेट एट द सेम टाइम, दोनों चेम्बर्स सेम टाइम पे ही ऑपरेट होते हैं। 1 ml ऑफ वाटर इज रिमूव्ड पर पंप एक्टिवेशन, 1 ml पानी रिमूव होता है हर पंप के एक्टिवेट होने पे, और ये 1 ml ऑफ वाटर ब्लड से रिमूव होता है, राइट। नाउ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट, तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।